Hello everyone, I am Vikas here. Today we will learn principle of inheritance and variation. So our today's topic is pleiotropy. मल्टीपल इफेक्ट ऑफ ए जीन इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपी. जब सिंगल जीन क्या है मैनी इफेक्ट्स को कंट्रोल कर रहा है, इसको क्या बोलते हैं? प्लियोट्रॉपी बोलते हैं. ए जीन हैविंग मल्टीपल फिनोटिपिक इफेक्ट इज कॉल्ड ए प्लियोट्रॉपिक जीन. उस जीन को क्या बोलेंगे जिसके मल्टीपल फिनोटिपिक इफेक्ट होंगे, उसको बोलेंगे प्लियोट्रॉपिक जीन. एग्जांपल क्या आता है इसमें? सिकल सेल एनीमिया. सिकल सेल एनीमिया में क्या होती है, जो आरबीसी की शेप है वो सिकल शेप के हो जाते हैं. और इसके साथ इसके अंदर चेंजेस क्या क्या आते हैं, इफेक्ट क्या क्या आते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन चेंज, चेंज इन शेप ऑफ आरबीसी. और साथ में क्या है, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है वो भी चेंज हो जाता है. नॉर्मल हीमोग्लोबिन में क्या होता है, 2 अल्फा चेन होती हैं, 2 बीटा चेन होती हैं, लेकिन इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है हीमोग्लोबिन का वो चेंज हो जाएगा और साथ में आरबीसी की शेप भी चेंज हो जाएगी. यानी एग्जांपल यहाँ पे 2 इफेक्ट को कंट्रोल कर रहा है सिंगल जीन. कौन कौन से इफेक्ट? एक तो हीमोग्लोबिन की शेप चेंज कर रहा है, एक आरबीसी की शेप चेंज कर रहा है. यानी 2 इफेक्ट कंट्रोल हो रहे हैं यहाँ पे एक ही जीन से. जीन क्या है, जो सिकल सेल एनीमिया कॉज करवा रहा है. इन दिस 6th पोजीशन ऑफ बीटा चेन हैज पॉइंट म्यूटेशन. इसके अंदर क्या होगा, जो 6th पोजीशन है बीटा चेन की उसके पास पॉइंट म्यूटेशन हो जाएगी. पॉइंट म्यूटेशन का मतलब क्या है, एक जो बेस पेयर है उसके अंदर चेंज आएगा जिसकी वजह से अमीनो एसिड में चेंज आएगा. और फाइनली क्या है, जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगी. ग्लूटामाइन इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन. इसके अंदर क्या होगा, जो ग्लूटामाइन होता है 6th पोजीशन में वो किससे रिप्लेस हो जाता है? वैलिन से रिप्लेस हो जाता है. इट इज एन ऑटोजोमल हेरिडिटरी डिजीज. ऑटोजोमल हेरिडिटरी डिजीज है, यानी ऑटोजोम्स के अंदर होती है. 2 टाइप के होते हैं हमारे पास, एक ऑटोजोम होते हैं, एक एलोजोम होते हैं. एलोजोम को सेक्स क्रोमोजोम भी बोलते हैं. यानी 2 क्या होते हैं, एलोजोम्स होते हैं और 44 ऑटोजोम्स है. तो ये एक ऑटोजोमल हेरिडिटरी डिजीज है. इट इज़ करेक्टराइज बाय सिकल शेप्ड आरबीसी. आरबीसी की शेप कैसी हो जाती है, सिकल शेप की हो जाती है. इट इज़ ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशन. किसकी वजह से हो रही है ये? पॉइंट म्यूटेशन की वजह से हो रही है. अब इस डायग्राम को देखते हैं. इस डायग्राम में क्या दिखाई दे रहा है, जो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ऊपर की तरफ जो डायग्राम है इसमें जो नॉर्मल शेप है आरबीसी की वो दिखाई दे रही है. नॉर्मल शेप कैसी होती है आरबीसी की? बाई कनकेव शेप होती है. जो लेकिन जो राइट हैंड की तरफ ऊपर की तरफ डायग्राम है इसमें शेप क्या है आरबीसी की, वो चेंज हो चुकी है, वो जनरली सिकल शेप की हो चुकी है. अब जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में क्या चेंज आता है? हीमोग्लोबिन में जो CTC है क्या है, जो बेस पेयर का अरेंजमेंट CT साइटोसिन थाइमिन साइटोसिन है वो क्या होगा, चेंज हो जाता है. यानी थाइमिन की जगह क्या आ जाता है, एडेनिन आ जाता है. जो सिकल सेल हीमोग्लोबिन जीन लिखा हुआ है इसमें क्या लिखा हुआ है, साइटोसिन एडेनिन साइटोसिन लिखा हुआ है. फिर क्या होगा, जो mRNA बना था, नॉर्मल mRNA क्या बनता है, GAG होगी बेस पेयरिंग. और mRNA जो सिकल सेल होगा इसमें क्या बनेगी, GUG बनेगी. यूरेसिल आ जाता है एडेनिन की जगह पे. जो फाइनल चेंज आएगा इस कोडोन की वजह से क्या होता है, GAG की वजह से ग्लूटामाइन कोड कर रहा था, लेकिन अब GUG क्या कोड करता है, वेलिनाइन कोड करता है. यानी जो पेप्टाइड है, पेप्टाइड के अंदर क्या है, चेंज आ चुका है. ग्लूटामाइन की जगह क्या आ चुका है, वेलिन आ चुका है. ठीक है, यही चेंज होता है जो सिकल सेल एनीमिया के अंदर होता है. इसी की वजह से क्या है, आरबीसी की शेप भी चेंज हो जाती है और हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है वो भी चेंज हो जाता है. अगर क्रॉस देखें, अब क्या है, जो हीमोग्लोबिन जिसके अंदर सिकल सेल एनीमिया मिल रहा है उसका जीनोटाइप क्या होता है, HbA और HbS मिलेगा. HB किसके लिए स्टैंड कर रहा है, यहाँ हीमोग्लोबिन के लिए स्टैंड कर रहा है. जो सिकल सेल एनीमिया होगा जिसके अंदर, उसके अंदर जीनोटाइप क्या मिलेगा, HbA और HbS मिलेगा. जो HbA है वो नॉर्मल होता है. जिसके अंदर HbA है वो नॉर्मल आरबीसी होती हैं, लेकिन जिसके अंदर क्या मिलेगा, सिकल सेल एनीमिया मिलेगा, उसमें HbA और HbS मिलेगा. तो इसके अंदर क्या है, जब 2 HbA और HbS के अंदर क्रॉस करवाया जाता है, 2 हमने क्या लिए हैं, HbA और HbS लिए हैं, तो इससे क्या होगा, जो रेशो आएगी क्या निकल के आएगी, जो फर्स्ट ब्लॉक में शो किया हुआ है HbA ये क्या है, नॉर्मल पेरेंट आया है, नॉर्मल ऑफस्प्रिंग आया है. सेकंड क्या है, सेकंड ब्लॉक में HbA और HbS आया है. थर्ड ब्लॉक में भी यही आया है. यानी दोनों ही क्या है, इन्फेक्टेड हैं. दोनों के अंदर क्या है, सिकल सेल एनीमिया मिल रहा है. जो थर्ड है, फोर्थ केस में क्या मिल रहा है, HbS और HbS टाइप का हीमोग्लोबिन मिल रहा है. यानी ये सर्वाइव ही नहीं कर पाता. इसकी इनिशियल स्टेट में क्या हो जाती है, स्टार्टिंग डेज में ही डेथ हो जाती है. ये सर्वाइव ही नहीं कर पाता, इसको काउंट नहीं करते. तो अगर सिकल सेल एनीमिया के अंदर रेशो देखी जाए तो रेशो क्या आती है, 2:1 आती है. यानी 2 क्या होते हैं, सिकल सेल्ड मिलते हैं और 1 क्या होता है, नॉर्मल मिलता है. जब क्रॉस किसके बीच करवाया जा रहा है, सिकल सेल, दोनों ही पेरेंट के अंदर सिकल सेल है, उस कंडीशन पे करवाया जाता है, तो क्या है, 2:1 आती है. तो इसको स्केप करने के लिए क्या करते हैं, अगर सिकल सेल एनीमिया को से बचना है, ऑफस्प्रिंग में ना आए, तो जो 2 पेरेंट्स हैं, 2 पेरेंट्स के बीच में जो दोनों ही पेरेंट का जीनोटाइप देखा जाता है, जिसके अंदर क्या है, अगर दोनों ही HB सिकल सेल के बीच क्रॉस ना करवाया जाए तो क्या है, ऑफस्प्रिंग्स में सिकल सेल नहीं मिलेगा.
ठीक है। और सिकल सेल की डिटेक्शन कैसे कर सकते हैं, जो उसकी आरबीसी हैं उनकी शेप को माइक्रोस्कोप्स के नीचे देखा जा सकता है। अगर उनकी शेप कैसी मिलती है सिकल सेल, तो उसके अंदर क्या है, सिकल सेल एनीमिया है। और एक और बेनिफिट होता है जिसके अंदर सिकल सेल एनीमिया मिलता है, उसको जो मलेरिया है वो नहीं हो सकता, क्योंकि मलेरिया क्या है, किससे होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से होता है। जनरली प्लाज्मोडियम वाइवेक्स क्या करता है, आरबीसी के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जो आरबीसी की शेप क्या मिलेगी, सिकल सेल है, तो वहाँ पे अटैक नहीं कर पाता वो, तो उस पर्सन को बेनिफिट ये भी होता है कि उसको मलेरिया नहीं होगा कभी भी। नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है, जो जीन्स हैं वो जो डिफरेंट क्रोमोसोम पे लोकेटेड हैं, उनका जो असॉर्टमेंट होता है, जो ऑफस्प्रिंग में जाते हैं, वो इंडिपेंडेंट नहीं जाएंगे, कोई भी उनकी डिपेंडेंसी नहीं है। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, फैक्टर ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर लोकेटेड इन डिफरेंट पेयर ऑफ क्रोमोसोम आर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर इन देयर सेग्रीगेशन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। यानी फैक्टर का मतलब क्या है, जीन, जो जीन है डिफरेंट कैरेक्टर के लिए, जो डिफरेंट पेयर ऑफ क्रोमोसोम पे लोकेटेड है, वो क्या है, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं, कोई डिपेंडेंसी नहीं है उनकी कि वो उसके साथ ही जाएगा। ठीक है, अभी आगे क्रॉस में देखेंगे हम कैसे डिपेंडेंसी नहीं है। और सेकंड डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं, व्हेन टू पेयर ऑफ ट्रेट आर कंबाइंड इन ए हाइब्रिड, जब एक हाइब्रिड के अंदर टू पेयर है ट्रेट का, उनको कंबाइन किया जाता है, सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ करेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पेयर ऑफ करेक्टर। तो उनमें जो सेग्रीगेशन होगी वन पेयर ऑफ करेक्टर की, तो दूसरे की क्या होगी, इंडिपेंडेंट होगी, कोई डिपेंडेंसी नहीं है उनकी सेग्रीगेशन में। आइए इस क्रॉस में देखते हैं इसमें क्या दिखाई दे रहा है। जो हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस लिया है, इसमें क्रॉस किस किस के बीच में हो रहा है, राउंड और येलो सीड के बीच में, और रिंकल्ड और ग्रीन सीड के बीच में क्रॉस हो रहा है। तो F1 में क्या आएंगे, जो राउंड और येलो सीड आएंगे, यानी कि कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y और स्मॉल y आएगा। ठीक है, अब जो इसके गैमिट्स फॉर्म होते हैं, जो हमने इसके गैमिट फॉर्म करके दिखाए हैं, तो इसके गैमिट्स क्या होंगे, इसके गैमिट में जो कैपिटल R है उसके साथ स्मॉल y भी आ सकता है, कैपिटल Y भी आ सकता है। तो ये कहता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी y की कोई डिपेंडेंसी नहीं है कि कैपिटल R के साथ कैपिटल Y आएगा, कैपिटल R के साथ स्मॉल y भी आ सकता है। ठीक है, इसी तरीके से कैपिटल Y के साथ स्मॉल r भी आ सकता है, और क्या है, कैपिटल R भी आ सकता है, दोनों ही R आ सकते हैं। इसी को क्या बोल रहे हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोल रहे हैं, यानी कि कोई डिपेंडेंसी नहीं है कि कैपिटल के साथ कैपिटल जाएगा। तभी हम 4 गैमेट लिखते हैं, 4 गैमेट लिखते हैं इसके अंदर, यानी 4 की 4 प्रोबेबिलिटी हम इसके अंदर लिख देते हैं। तो ये था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो हम डाई हाइब्रिड के अंदर भी पढ़ चुके हैं। इसके अंदर जब क्रॉस करवाएंगे गैमेट्स का, तो रेशो क्या निकल के आएगी, 9:3:3:1 आएगी। नेक्स्ट आती है क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है, सटन एंड बोवरी ने दी थी। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, दिस थ्योरी स्टेट दैट द इंडिविजुअल जीन्स आर फाउंड एट द स्पेसिफिक लोकेशन ऑन ए पर्टिकुलर क्रोमोजोम एंड दैट बिहेवियर ऑफ क्रोमोजोम ड्यूरिंग मियोसिस कैन एक्सप्लेन व्हाई जीन आर इनहेरिटेड अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ। ठीक है, तो ये जीन क्या कह रहा है कि जो इंडिविजुअल जीन्स हैं वो स्पेसिफिक लोकेशन पे मिल रहे हैं क्रोमोजोम के ऊपर, एंड दैट बिहेवियर ऑफ क्रोमोजोम ड्यूरिंग मियोसिस कैन एक्सप्लेन, और जो इनका मियोसिस के टाइम पे क्रोमोजोम का बिहेवियर होता है, ये एक्सप्लेन कर सकता है वाई जीन आर इनहेरिटेड अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ, कि इन जीन्स का जो इनहेरिटेंस है वो मेंडल लॉ के अकॉर्डिंग क्यों होता है। ये थ्योरी थी थ्योरी ऑफ क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। किसने दी थी, सटन एंड बोवरी ने दी थी। और इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने मेंडल से कंपैरिजन किए हैं। मेंडल ने क्या बोला था, मेंडल्स को सपोर्ट कर रहे हैं, सटन एंड बोवरी के थ्योरी के पॉइंट मेंडल को सपोर्ट कर रहे हैं। मेंडल ने पहला पॉइंट क्या बोला था, फैक्टर आर इन पेयर। फैक्टर्स क्या होते हैं, पेयर के अंदर होते हैं, जिनको क्या बोल रहे थे, एलील बोल रहे थे। सटन एंड बोवरी ने क्या बोला, क्रोमोजोम विच हैव दी जीन्स ऑन फैक्टर आर और फैक्टर आर इन पेयर। जो क्रोमोजोम है जिसके पास जीन या फैक्टर एक ही बात है, जीन और फैक्टर आर इन पेयर। तो क्रोमोजोम किस में होते हैं, पेयर में होते हैं, और इन क्रोमोजोम्स को क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोजोम बोलते हैं। नेक्स्ट मेंडल ने क्या बोला, फैक्टर सेपरेट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे फैक्टर सेपरेट हो जाते हैं, यानी जो जीन्स है वो सेपरेट हो जाते हैं। क्रोमोजोम भी ऐसे ही है। सटन एंड बोवरी ने क्या बोला, क्रोमोजोम ऑफ होमोलोगस पेयर सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। जो होमोलोगस पेयर है क्रोमोजोम का, वो भी सेपरेट हो जाता है गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे। नेक्स्ट पॉइंट है मेंडल का, एलील ऑन फैक्टर्स अशॉर्ट इंडिपेंडेंटली। जो एलील है वो इंडिपेंडेंटली अशॉर्ट होते हैं, यही पॉइंट सटन एंड बोवरी का है। थर्ड पॉइंट, क्रोमोजोम अशॉर्ट देमसेल्व्स इंडिपेंडेंटली। जो क्रोमोजोम्स हैं वो इंडिपेंडेंटली अशॉर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है थॉमस हंट मॉर्गन वर्कड ऑन फ्रूट फ्लाइज। थॉमस हंट मॉर्गन, इन्होंने फ्रूट फ्लाई के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे। इन्होंने फ्रूट फ्लाई के ऊपर एक्सपेरिमेंट क्यों किए, क्या रीजन थे इसके ऊपर वर्क किया,
ड्रोसोफिला मेलंगोस्टर, फ्रूट फ्लाई को ड्रोसोफिला मेलंगोस्टर भी बोलते हैं, इसका साइंटिफिक नेम है। इसके अंदर क्या मिल रहे थे, है कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, जैसे वहाँ पे हमने देखे थे कि प्लांट के अंदर ऐसे ही यहाँ पे क्या है कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट मिल रहे थे। जैसे आई कलर में क्या क्या मिल रहे थे, रेड और वाइट कलर मिल रहे थे, बॉडी कलर के अंदर ब्राउन और वाइट मिल रहे थे, विंग मिनिएचर और लार्ज मिल रहे थे, स्मॉल और लार्ज विंग मिल रहे थे। और रीजन क्या थे, इसका लाइफ साइकिल है वो शॉर्ट है, 2 वीक का इसका लाइफ साइकिल है, और ग्रो इजिली इन लैब के अंदर इजिली ग्रो करवाया जा सकता है। मेल एंड फीमेल आर मोर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट, मेल और फीमेल क्या है मोर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है। नेक्स्ट आता है लिंकेज एंड रिकम्बिनेशन। लिंकेज एंड रिकम्बिनेशन, मॉर्गन कैरिड आउट द सेवरल डाइहाइब्रिड क्रॉसेज इन ड्रोसोफिला टू स्टडी जीन दैट वर द सेक्स लिंक्ड। तो मॉर्गन ने क्या किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, डाइहाइब्रिड क्रॉस किए ड्रोसोफिला के अंदर, क्या स्टडी करने के लिए कि जो जीन्स है वो सेक्स लिंक्ड है, वो जीन्स सेक्स लिंक्ड है। इस चीज़ को देखने के लिए मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किए। मॉर्गन हाइब्रिडाइज्ड येलो बॉडीड व्हाइट आइड फीमेल टू ब्राउन बॉडीड रेड आइड मेल एंड इंटरक्रॉस्ड देयर F1। मेंडल ने क्या किया, किस किस के बीच में हाइब्रिडाइजेशन करवाई, येलो बॉडी और व्हाइट आइड फीमेल को किससे क्रॉस करवाया, ब्राउन बॉडीड रेड आइड मेल से क्रॉस करवाया, और एंड इंटरक्रॉस देयर F1 प्रोजेनी, और F1 प्रोजेनी को देखा। ही ऑब्जर्व दैट द टू जीन्स, F1 प्रोजेनी का क्रॉस करवा के देखा F2 को। ही ऑब्जर्व दैट द टू जीन्स डिड नॉट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, कि जो 2 जीन्स थे वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट नहीं हो रहे थे। एंड रेशो डेविएटेड फ्रॉम 9:3:3:1, और इससे क्या होगी, डेविएट हो गई 9:3:1 जो मेंडल की रेशो थी उससे डेविएट हो गई थी वो। व्हेन 2 जीन्स इन ए हाइब्रिड क्रॉस वर सिचुएटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम। अब रीजन देखो, इसका रीजन क्या था, जब जीन्स हैं वो सेम क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड थे, प्रपोर्शन ऑफ पेरेंटल जीन कम्बिनेशन वर मच हायर देन द नॉन पेरेंटल टाइप ड्यू टू लिंकेज। यानी कि जो क्रोमोसोम सेम क्रोमोसोम के ऊपर जब जीन लोकेटेड थे तो पेरेंटल जीन कम्बिनेशन ज्यादा थी एज कंपेयर टू नॉन पेरेंटल टाइप। क्यों, रीजन क्या था, लिंकेज। यानी लिंकेज का मतलब क्या होता है, जब जीन क्या है, साथ साथ जीन लोकेटेड है, एक ही क्रोमोसोम पे जीन लोकेटेड है, और उनके चांस ज्यादा क्या है कि वो ऐसे के ऐसे चले जाएं, कोई वहां पे इंडिपेंडेंटली असॉर्टमेंट नहीं होगी, यानी वो सेपरेट नहीं होंगे, ये कहता है लिंकेज। लिंकेज डिस्क्राइब द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन ऑन ए क्रोमोसोम। लिंकेज किसको डिस्क्राइब कर रहा है, फिजिकल एसोसिएशन को डिस्क्राइब कर रहा है जीन की क्रोमोसोम के ऊपर, यानी जीन क्या रहेंगे, एसोसिएटेड रहेंगे, ये कहता है लिंकेज। लेकिन रिकम्बिनेशन इससे अपोजिट टर्म है। रिकम्बिनेशन क्या कहती है, डिस्क्राइब द जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कम्बिनेशन। यानी ये क्या कहता है, जो न्यू वेरिएशंस आई है रिकम्बिनेशन में, यानी नॉन पेरेंटल जीन कम्बिनेशन को शो कर रहा है कि जो पेरेंट के करेक्टर नहीं थे वो करेक्टर ऐड हुए हैं क्रॉसिंग ओवर की वजह से, यानी 2 क्रोमोसोम्स हैं उन्होंने अपने इंटरचेंज कर लिए सेगमेंट, उसको रिकम्बिनेशन बोल रहे हैं। सम जीन्स वर वेरी टाइटली लिंक्ड शो वेरी लो रिकम्बिनेशन। जो जीन्स क्या थे, बिल्कुल टाइटली लिंक्ड थे, यानी पास पास लोकेटेड थे, वो बहुत कम रिकम्बिनेशन शो करते हैं। वाहिल अदर्स वर लूजली लिंक्ड, कुछ जीन्स क्या थे, लूजली अरेंज थे, वो हाइयर रिकम्बिनेशन शो करेंगे। जो जीन्स क्या है, लूजली अरेंज है, यानी दूर दूर है कह सकते हैं हम, वो क्या है, हाइयर रिकम्बिनेशन शो करेंगे। उनके चांस क्या होंगे कि वो अपनी पोजीशन है वो चेंज कर ले, इंटरक्रॉस कर ले, जब क्रोमोसोम के बीच क्रॉसिंग ओवर होगी तो सेगमेंट को इंटरचेंज कर देंगे। His student Alfred Sturtevant used frequency of recombination between gene pair on the same chromosome। इसके जो साइंटिस्ट थे, इनके साइंटिस्ट थे एल्फ्रेड स्टुटवेंट, इन्होंने क्या किया, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकम्बिनेशन को देखा कि रिकम्बिनेशन कितने परसेंट या कितनी फ्रीक्वेंसी आई है बिटवीन जीन ऑन द सेम क्रोमोसोम। जो जीन्स थे सेम क्रोमोसोम की, उनकी फ्रीक्वेंसी को देखा और क्या निकाला इन्होंने, एज ए मेजर ऑफ डिस्टेंस काउंट किया बिटवीन जीन्स के बीच में कितना, यानी हमें पता है ना कि जो जितना कम डिस्टेंस होगा जीन के बीच में उतने उनके अंदर रिकम्बिनेशन के चांस कम होंगे। तो यानी फ्रीक्वेंसी हम देख के रिकम्बिनेट कितने आए हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी है, उसको हम देख के जीन की पोजीशन को पता लगा सकते हैं, जीन कहाँ पे लोकेटेड है बिटवीन जीन्स एंड मैप्ड देयर पोजीशन ऑन द क्रोमोसोम, और उनकी पोजीशन को क्या किया इन्होंने, मैपिंग की। अब ये क्रॉस है, ये क्रॉस लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर को शो करेगा। इसके अंदर क्या है, हम पहले क्रॉस ए को देखते हैं। तो फीमेल है, जो फीमेल कैसी होगी, इसमें ये येलो बॉडीड है और वाइट आइड फीमेल है, उसको किससे क्रॉस करवाया गया है, वाइल्ड टाइप मेल से क्रॉस करवाया गया है। वाइल्ड टाइप मेल का मतलब क्या है, उसकी रेड आइज है और ब्राउन बॉडीड है। प्लस साइन क्या कर रहा है, वाई प्लस का मतलब क्या है, उसकी जो आई है वो आई कैसी है, रेड आई है, और जो इसकी बॉडी है ब्राउन बॉडी है। जब इन दोनों के बीच क्रॉस करवाया तो F1 में क्या आया, यानी कि जो पहले जो लेफ्ट हैंड साइड दिखाई दे रहा है F1 में, वो फीमेल को शो कर रहा है, और ये जो राइट हैंड साइड पे ये मेल को शो कर रहा है। मेल का जो वाई क्रोमोसोम है उसके ऊपर कोई सेक्स लिंक्ड जीन एसोसिएटेड नहीं है, ये
इसी से हम आगे देखेंगे। ये बात ध्यान रखनी है कि मेल के ऊपर कोई सेक्स लिंक्ड जीन एसोसिएटेड नहीं है। तो क्या हुआ, जो सेगमेंट्स थे वो इंटरचेंज हो गए। फीमेल के अंदर क्या हुआ, वाई डब्ल्यू था, तो जब क्या है जो मेल का एक्स क्रोमोजोम था वो इस तरफ आएगा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तो वाई प्लस और डब्ल्यू प्लस उसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। और जब मेल के अंदर क्या होगा, मेल का वाई क्रोमोजोम एज इट इज रहेगा, वाई क्रोमोजोम के साथ एक और एक्स क्रोमोजोम ऐड करना पड़ेगा, तो फीमेल का एक्स क्रोमोजोम वहां चला गया, यानी वाई और डब्ल्यू मेल के जो वाई क्रोमोजोम है उसके साथ जुड़ गया। अब क्या है F1 में, पहले हम लेफ्ट साइड पे पेरेंटल टाइप लिखा हुआ है, इसमें देखते हैं पेरेंटल टाइप कैसे बने। पेरेंटल टाइप में पहले जो दो बने हुए हैं ये मेल के लिए बने हुए हैं, ठीक है। जो F2 आई है वो मेल जनरेशन दिखाई हुई है, पहले दो, यानी नीचे वाई क्रोमोजोम पहले लिख लिया। अब क्या है, इनके साथ क्या किया, जो वाई क्रोमोजोम के साथ एक एक एक्स क्रोमोजोम जोड़ दिया। दोनों ही ऊपर जो फीमेल के अंदर एक्स क्रोमोजोम थे दोनों को इंडिविजुअली जोड़ दिया, एक बार वाई प्लस और डब्ल्यू प्लस जोड़ दिया, एक बार वाई और डब्ल्यू जोड़ दिया, ठीक है। फिर नीचे F2 जनरेशन के अंदर नीचे लेफ्ट हैंड साइड पे कॉर्नर पे क्या दिखाया हुआ है, वह अब फीमेल की फॉर्मेशन की है। फीमेल की फॉर्मेशन कैसे करेंगे, जो ऊपर F1 में फीमेल के क्रोमोजोम एक्स क्रोमोजोम था, मेल के अंदर जो एक्स क्रोमोजोम था डब्ल्यू, वाई और डब्ल्यू दोनों लिख लिए, वाई और डब्ल्यू, ठीक है। दोनों ही फीमेल में यही जाएगा एक्स क्रोमोजोम, तभी फीमेल की फॉर्मेशन होगी। और इसके साथ क्या है, इंडिपेंडेंटली दोनों वाई और डब्ल्यू को शो कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से अब रिकम्बिनेंट टाइप में देखते हैं। रिकम्बिनेंट टाइप में क्या किया है, रिकम्बिनेंट टाइप में पहले फीमेल के अंदर रिकम्बिनेशन होगी, यानी क्रोमोजोम का इंटरचेंज होगा। फीमेल में क्या होगा, पहले क्रोमोजोम इंटरचेंज होंगे। क्रोमोजोम इंटरचेंज कैसे होंगे, वाई डब्ल्यू और वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, यही लिख रहे थे ना हम F1 के अंदर, वाइल्ड टाइप फीमेल के अंदर, ठीक है। अब क्या होगा, फीमेल में जो सेगमेंट्स है वो इंटरचेंज होंगे, यानी हम क्या लिख लेंगे, वाई प्लस और डब्ल्यू और वाई डब्ल्यू प्लस, ये लिख लेंगे, ये रिकम्बिनेंट बनेंगे। फिर क्या होगा, इनके बीच में क्या करवाएंगे, अब जो F1 आई है इसके बीच में क्रॉसिंग करवाएंगे फीमेल के बीच में और मेल के बीच में। तो क्या होगा, जो पहले जो रिकम्बिनेंट टाइप है उसमें क्या है, मेल शो कर रहे हैं, पहले दो क्या शो कर रहे हैं, मेल करेक्टर को शो कर रहे हैं, यानी पहले वाई क्रोमोजोम लिख लिया, वाई क्रोमोजोम के ऊपर क्या है, जो एक्स क्रोमोजोम है वो लिख लिया। एक्स क्रोमोजोम कौन कौन सा आएगा, फीमेल में अभी देखा था हमने, एक वाई प्लस डब्ल्यू बना था, एक वाई डब्ल्यू प्लस बना था, ठीक है। ये रिकम्बिनेंट टाइप बन गए। और नीचे जो दिखा रहे हैं, नीचे फीमेल कोड कर रहे हैं, जो F2 में 2 फीमेल्स आई है, पहले वही जो मेल के अंदर एक्स क्रोमोजोम था वो लिख लिया, नीचे दोनों में वाई और डब्ल्यू। फिर उसके ऊपर क्या किया, जो एक्स क्रोमोजोम दूसरा आना था, दूसरा क्या आ सकता है, वाई प्लस और डब्ल्यू, फीमेल से वाई और डब्ल्यू प्लस ये आ सकता है। यानी इसमें ये इस तरीके से क्या है, F2 जनरेशन आ जाती है। लेकिन इसमें देखा गया जो पेरेंटल टाइप थे वो 98.7% क्या मिल रहा था, पेरेंटल टाइप मिल रहा था, यानी जैसे पेरेंट्स के ऊपर जीन्स साथ में एसोसिएटेड थे ऐसे के ऐसे आगे ये शो कर रहे हैं पेरेंटल टाइप को। रिकम्बिनेशन कितनी आई है, न्यू करेक्टर कितने ऐड हुए, इसमें ओनली 1.3% रिकम्बिनेशन मिली है, यानी ये लिंकेज को शो कर रहा है। जो ये करेक्टर है आई का कलर और बॉडी का कलर लिंकेज को शो कर रहा है, कितने परसेंट लिंकेज शो कर रहा है, 98.7% लिंकेज शो कर रहा है। इसी तरीके से क्रॉस बी में क्या लिए हैं, जो वाइट वही आई का कलर और जो विंग लिए है, विंग का साइज लिया है, तो क्रॉस बी में क्या शो किया हुआ है, इसी तरीके से सिमिलरली क्रॉस शो किया है विंग्स के जीन के लिए और क्या है जो कलर आई के कलर के लिए। तो इसमें बट डिफरेंस क्या आता है, इसमें जो रिकम्बिनेशन है वो ज़्यादा आती है, यानी 37.2% इसमें रिकम्बिनेशन आती है, और पेरेंटल टाइप कितने आते हैं, 62.8% आते हैं। इसी तरीके से क्रॉस निकला है जैसे हमने क्रॉस ए निकाला था।